आज का जो ये कार्यक्रम है एक अद्भुत कार्यक्रम है ये। मुझे भी, मैं सन 75 से रंगकर्मी से जुड़ा हूँ, लखनऊ से। ऐसा कार्यक्रम मैंने तो नहीं देखा कि चिकित्सा जगत के लोग और रंगकर्म के लोग एक साथ इकट्ठे हुए हों। मैं जय श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए दीप प्रज्वलन के लिए, और हमारे आदरणीय डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी से अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। नीचे से नीचे जरूर। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार। कृपया मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं कीर्ति जी से और हफीज जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पे उपस्थित हमारे विद्वान अतिथियों का स्वागत करने के लिए उनको बुके देके सम्मानित करें। अब बुके का फैशन जरा बंद हो गया है, तो वृक्ष सबको दिया जाता है। धन्यवाद हफीज भाई, कीर्ति जी। इस जिसके आधार पे आज का ये कार्यक्रम हुआ है वो एक पुस्तक है और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है डॉक्टर संदीप कुमार जी की, और सही लेखक हैं अजय अग्रवाल जी, 51 नुस्खे। और मैंने भी पूरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे मिली तो मैंने उसके कुछ पन्ने पलट के देखे। तो सबसे बड़ी बात तो है कि मेडिकल की किताबें हिंदी में मिलती ही नहीं है, और ये शायद आम जनता के लिए एक ऐसी पुस्तक होगी कि बहुत उपयोगी होगी। वो इस किताब पे परिचर्चा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सबसे पहले सुधीर मिश्रा जी को, प्लीज। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ मैं, और बहुत सौभाग्यशाली भी कि जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था 1996-7 में, तो सबसे पहले जिन डॉक्टर्स के पास मैं सीखने गया था कि मेडिकल रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, आज उनकी किताब के विमोचन और उसके बारे में चर्चा करने का मौका मुझे मिला है। प्रोफेसर संदीप कुमार, प्रोफेसर ए.के. त्रिपाठी, अजय जी, सामने प्रोफेसर विनीता दास जी बैठी हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ दास बैठे हैं, इधर एस.एन. कुरील जी को भी मैंने भी कहीं देखा था। हाँ, तो सब लोग, इन सब लोगों के साथ मैंने उस समय बहुत काम किया मेडिकल रिपोर्टिंग पे। और अभी जब मैंने ये किताब देखी तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि इसको पढ़ेंगे तो लोग जो अभी गूगल पे जाते हैं, अब AI आ गया है कि आपने अपना जांच रिपोर्ट्स डाली और उसने आपको एडवाइस कर दिया कि आप ये ऐसा ऐसा कर लीजिए। तो हाफ डॉक्टर के बजाय लोग फुल डॉक्टर बन रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो एक तो आपने किताब लिखी है हाफ डॉक्टर, और इसमें लोगों को आप बता रहे हैं कि मतलब इलाज को, बीमारी को और उस पूरे दौर को, जो अवस्था होती है उसको कैसे समझें और आप क्या बेहतर कर सकते हैं। लेकिन लोगों की जो प्रवृत्ति होती है वो पॉजिटिव कम निगेटिव ज़्यादा होती है, और उसके वो नकारात्मक पक्ष ज़्यादा ले लेते हैं या खुद इलाज करने लगते हैं। तो हाफ डॉक्टर से एक खतरा कहीं ये तो नहीं हो जाएगा कि लोग मीम हकीम बन जाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है। टाइटल किसी किताब का जो पहली किताब हिंदी में आई है उसका था अच्छे इलाज के 51 नुस्खे। घर में चर्चा थी, जब आप किताब लिखते हैं तो आपकी पत्नी आपकी सहभागी हो जाती हैं। मेरे साथ सहलेखक अजय कुमार अग्रवाल जी भी थे। तो मैंने पढ़ा कि
टाइटल पिकअप होना चाहिए। तो जैसे आप एडिटर हैं, रिपोर्टर रिपोर्ट लिख के ले आता है, उसकी हेडलाइन आप बनाते हैं, अखबार की हेडलाइन भी चीफ एडिटर बनाता है, तो टाइटल मैंने बनाया। ये वो 51 नुस्खे हैं जो नुस्खों के पहले के नुस्खे हैं, अर्थात ऐसे नुस्खे जो एक आम जनता अगर उनको पढ़ ले तो डॉक्टर से नुस्खा लिखाने के लिए कैपेबल हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। किताबें कई प्रकार की होती हैं, फिक्शन की होती हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं, ड्रामा की किताबें होती हैं, साहित्यिक किताबें होती हैं, पद्य की किताब होती है, गद्य की किताब होती है, बहुत सी किताबें होती हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अच्छा मैनेजमेंट कैसे करें, अच्छी बचत कैसे करें, अच्छा खाता कैसे खोलें, ये किताबें अच्छा इलाज कैसे कराएं। मरीज जब मेरे पास आता है कहता है डॉक्टर साहब हमारा अच्छा इलाज करिएगा, तो मैं इंसान हूँ, डॉक्टर हूँ, कोशिश करता हूँ सबका अच्छा इलाज करूँ, लेकिन कुछ कुछ मरीजों में ये क्षमता होती है, मैंने देखा कि वो अच्छा इलाज करा ले जाते हैं। उनकी पैरवी में वो जो मेरे पीछे घूमते हैं जिस तरीके से, या मेरे से काम कराते हैं, जब मैं वेस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर बिजी डॉक्टर था, उनमें वो क्षमता होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ मैं चाह के भी अच्छा इलाज करूं मुझे इरिटेट करते रहते थे। तो मुझे मन में आया कि एक ऐसी किताब लिखूं जो कैपेसिटी बिल्ड करे लोगों को कि वे अच्छा इलाज करने में सक्षम हो जाए। इसीलिए उसका पहला टाइटल था अच्छे इलाज के 51 नुस्खे। हमारे बेटे साहब ने एक स्टार्टअप किया, तो बोले पापा 2 शब्दों का नाम चमकता है, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, 2 शब्द का नाम लीजिए। तो हमारे एडिटर साहब एक साहब थे, उन्होंने कहा हाफ डॉक्टर सुझाया। तो एक किताब थी चेतन भगत साहब की, हाफ गर्लफ्रेंड। तो हमने बहुत सोचा मन में कि हाफ गर्लफ्रेंड क्या होती है, तो हमारे अपने विवेक से हम हाफ गर्लफ्रेंड डेसिफर नहीं कर पाए। मुझे अभी किताब पढ़ना बाकी है, उस पर मूवी भी आई, लेकिन हाफ डॉक्टर को मैंने गूगल सर्च किया तो हाफ डॉक्टर के कई सारे वर्जन्स हैं। उनमें से एक ये है कि नीम हकीम खतरे जान हो जाए। एक वर्जन जो मैंने हाफ डॉक्टर पे गूगल पे मिला कि एक डॉक्टर साहब की पत्नी डॉक्टरी सुनते सुनते डॉक्टर के साथ रहते रहते हाफ डॉक्टर हो गई, और उन्होंने रात में उनके किसी दोस्त ने फोन किया तो उस दोस्त को उन्होंने कहा पेट में जलन नहीं, उन्होंने कहा पीपीआई ले लो, तो उसने देखा कि पप्पी ले लो, सुन लिया वो पीपीआई नहीं। अब वो अपने हस्बैंड से लड़ने लगी, तो एक वो भी हाफ डॉक्टर है जो पीपीआई को पप्पी समझ बैठा। मेरे घर में मैंने अपने प्रस्तावना में लिखा है, मेरी ग्रैंड मदर जो कुल 5वीं क्लास तक पढ़ी थी, उन्होंने सबको पढ़ा के, और घर में क्योंकि सारे लोग डॉक्टर थे, उनकी छोटी बहू, उनके दोनों तीनों बेटे, उनके पोते, तो वो इतनी विजडम थी उनमें कि सारे घर के जितने लोग थे, कर्मचारी थे, सबका इलाज कराना, एंटीनेटल चेकअप कराना, अपना कैंसर अर्ली डायग्नोज करना, हम लोग को सही एडवाइस देना, हाइजीन के ऊपर परफेक्ट एडवाइस देना, किचन हाइजीन, न्यूट्रिशन। तो वो हाफ डॉक्टर हम लोग उनको कहते थे, अम्मा तुम तो आधी डॉक्टर हो। हाफ डॉक्टर के कई अभिप्राय हैं यहाँ पे। इस पुस्तक में जो अभिप्राय है वो यही है कि आप वो वाले आधे डॉक्टर हो जाएं जो जब जरूरत पड़े तो इलाज कराने में सक्षम हो जाए, आप कैपेसिटी बिल्ड कर लें। ये वो 51 नुस्खे हैं जो इलाज के नुस्खा लिखाने के पहले के नुस्खे हैं जो हर जनरल पब्लिक को आने चाहिए। ये मेडिकल साइंस को साइंटिफिकली एक लेमैन को परोसती है ये किताब। अजय जी, अगला सवाल आपसे है। आप प्रशासनिक अफसर रहे हैं और आप फिलोसफी के स्टूडेंट रहे, आपको और फिलोसफर हैं, और पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा, तो ये कहाँ मेडिकल में कहाँ से आ गए आप लिखने के लिए? ये मैंने साहित्य का भी अध्ययन किया, फिलोसफी का भी अध्ययन किया, राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन किया, और हमेशा मैं ये कोशिश करता रहा कि हमारे पिताजी कवि थे कि मैं भी कविता लिखूं, मैं भी उपन्यास लिखूं, मैं भी कहानी लिखूं। लेकिन हमने ये देखा बार बार टटोल करके, और एक मैंने संस्कृत में एक सेंटेंस पढ़ा था, गद्य कवि नाम निक्षा वदंती। गद्य कवित्व जो सिद्ध होता है गद्य के लिखने पर। तो लिखने की इच्छा जागा करती थी,
और डॉक्टर संदीप कुमार ने एक बार मुझसे इस तरह की किताब अच्छे इलाज के 51 नुस्खे टाइप लिखने को कहा, तो मैंने कहा कि मैं अब कहाँ लिख पाऊंगा, मैंने 8वीं तक केवल बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं लिख पाऊंगा। तब भी उन्होंने हमको जगाया कि आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो एक तो हमारा फिलॉसफी पे और लिटरेचर पे बहुत अध्ययन है। तो गोताखोर जो होते हैं ना, कि गोता मार देते हैं और समुद्र से पढ़ निकाल के लाते हैं, मैं भी कुछ ऐसा ही गोताखोर था। बस इसको आप कह सकते हैं कि एकेडमिक गोताखोर। और कहीं ना कहीं फिलॉसफी हमने योग, आयुर्वेद और बहुत सी चीज़ों को पढ़ रखा है। एक लेटेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इंटरमीडिएट में था तो इलस्ट्रेटेड वीकली में एक आर्टिकल निकला था, आइंस्टीन और वेदांत। तो उसके अंदर E=mc² के फार्मूले पर आइंस्टीन और वेदांत को सिद्ध किया गया था। बाद में पता लगा कि आइंस्टीन ने जो अपना ये फार्मूला और क्वांटम थ्योरी जो दिया है, वो ऋग्वेद की नासदीय सूक्त से लेकर के प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता था कि साइंस और आर्ट्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज आकर के एक बिंदु पर मिलती हैं। मुख्य बात है कि आप उसको किस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जब इसको कहा तो मैंने इसको एक अपने फिलोसॉफिकल और लिटरेरी अप्रोच से इसको पढ़ने की कोशिश किया। और जितने भी टेक्निकल शब्द थे उसमें जो हमने हिंदीकरण किया बहुत से शब्दों का, वो हमारी संस्कृत की ऐसी प्रवणता है कि जैसे अभी लेटेस्ट एक बता रहा हूं कि प्रेसिजन मेडिसिन, कि 2 साल से मैं हिंदी खोज रहा था, नहीं निकल पाई। अंत में हमको हार के हिंदी वाली किताब में प्रेसिजन मेडिसिन ही लिखना पड़ा। लेकिन लेटेस्ट हमने खोज लिया, निकाल लिया कि प्रेसिजन मेडिसिन जो है वो सिद्ध औषधि है। अभी मैंने एक वो देखा, एक आइजनहावर पे वो जो जिन्होंने एटम बम बनाया, वो भी आइंस्टीन के वक्त के ही साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ऋग्वेद पढ़ा। दूसरा उन्होंने वेद से उनको भी मदद मिली। हाँ। उसमें उसी तरह से एक शब्द क्या नाम प्रोग्नोसिस है। डायग्नोसिस की हिंदी आज तक सही अलग अलग लिखी जाती है और डायग्नोसिस अलग अलग तरीके, डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, तो उसकी अलग अलग हिंदियां अपनी प्रचलित है। लेकिन प्रोग्नोसिस की हिंदी रहते रहते एक दिन मैं रात घर पे जाता हूं जब, तो भी मेरे दिमाग में शब्द गूंजते रहते हैं। और मैंने प्रोग्नोसिस की हिंदी भवितव्यता बता दी। जो नई किताब मैं लिख रहा हूं उसके अंदर प्रोग्नोसिस की हिंदी भवितव्यता आपको। तो अब ये हुआ कि भवितव्यता और भविष्यवाणी में क्या अंतर है। भविष्यवाणी जो होती है वो निश्चित होनी है, लेकिन भवितव्यता में संभावना छुपी हुई है। कि डॉक्टर ने भवितव्यता बताई कि आपका पेशेंट कैंसर के कारण 4th स्टेज में या 3rd स्टेज में है, 3 महीने इसकी लाइफ है, बहुत 6 महीने जी लेगा, नहीं ये 2 ही महीने में समाप्त हो जाए, ये प्रोग्नोसिस है, ये भवितव्यता है। और ये प्रोग्नोसिस सबसे पहले हिपोक्रेटिस करता था। हिपोक्रेटिस के पास ये प्रवणता थी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डिजीज और प्रोग्नोसिस का महारथी था वो। तो इस तरह से मैं चीजों को, मतलब मैं उदाहरण बता रहा हूं कि चीजों को मैं इस दृष्टिकोण से अध्ययन करता रहा हूं कि हमको हमारा विषय कहां मिल रहा है। कि संदीप जी डॉक्टर तो अच्छे अच्छे हैं ही हैं, लीडर बहुत अच्छे हैं, उन्हें पता है किस व्यक्ति से क्या काम लेना है। डॉक्टर त्रिपाठी, आप मेडिसिन के प्रोफेसर हैं और आपने एक सर्जन की किताब को पढ़ा है, तो आपने एक सर्जन को कितना सक्षम पाया कि वो लोगों को हाफ डॉक्टर बना पाए? सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा प्रोफेसर संदीप कुमार और डॉक्टर अजय जी को। एक संशोधन करना चाहूँगा। आपने कहा कि केवल ये मरीजों के लिए है, ये जो मरीज नहीं है उनके लिए भी है, जो मरीज हैं उनके लिए भी है, डॉक्टर्स के लिए भी है
और सारे पैरामेडिकल जितने लोग हेल्थ केयर में इन्वॉल्व हैं सबके लिए है। और जैसा आपने कहा डॉक्टर संदीप साहब को ये हुनर मालूम है कि कैसे काम कराया जाए। इन्होंने मुझे किताब पकड़ा दी और कहा पूरा पढ़ लो, और मुझे 3 दिन लगे। अच्छी बात यह है कि पेज एक जिसको अंग्रेजी में पेज टर्नर बोलते हैं, एक पेज के बाद दूसरे पेज तीसरा पेज, इसमें बंद करने का मन नहीं होता। धारा प्रवाह, इसको पोएटिक स्टाइल बोलते हैं कि आपको हमेशा इसमें आनंद आएगा। और एक और अच्छी बात है कि इसमें इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को भी इंक्लूड किया गया है उतने ही सम्मान के साथ। और जैसे कुछ उदाहरण स्वरूप इन्होंने जो घरेलू दवाइयाँ हैं उनको, जैसे त्रिफला है, हर्रे है, आंवला है, मुनक्का है, चुहाड़ा, अंजीर, जामुन, बेल, इसबगोल, गुड़ जो शानदार काढ़ा, नीति क्रिया, क्षार सूत्र, इन सब का समावेश है सही जगह। और इसका इन्होंने साइंटिफिक एविडेंस भी दिया है। साथ में साहित्य के साथ साथ दर्शन भी इसमें इन्वॉल्व है। और मुझे ताजुब जब हुआ, जो मैं एज ए मेडिकल साइंटिस्ट होते हुए, टीचर होते हुए रोज पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि आज नई चीज़ क्या हो रही है। आजकल कार्टी सेल और जीनोमिक्स और जीन एडिटिंग है, सबसे नई चीज़ है। मुझे उम्मीद थी कि शायद इसका जिक्र ना हो, लेकिन जब देखा तो ये भी एक पेज में पूरा लिखा हुआ है कि जीन एडिटिंग और जीनोमिक्स का इसका क्या महत्व है। सो मरीज के लिए इसमें भरपूर सामग्री है, या उनके लिए जो स्वस्थ रहना चाहते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इलाज करने के लिए कहाँ जाएं, हमारे क्या अधिकार हैं, और गवर्नमेंट की सरकारी सुविधाएं क्या है, क्या इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, अच्छे डॉक्टर कैसे चुना जाए, घरेलू दवाइयाँ जिसमें कोई जल जाए, सांप काट ले, डूब जाए, उन सबका इमरजेंसी इलाज, और साथ में स्वस्थ रहने के लिए तरीके, जैसे गीता में श्लोक है कि युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म, युक्त सुखनाय बोध से योगो भवति दुखा, इसमें चारों चीज का इन्होंने किया है। और आखिर में कहना चाहूँगा, इसमें शायद अजय जी का इसमें योगदान होगा। इसमें मृत्यु के ऊपर इन्होंने बहुत ही दार्शनिक शब्द लिखे हैं कि मृत्यु को भी एक स्वस्थ अंत माना जाए, और उसमें भी मुझे गीता की झलक लग रही है। अजो नित्य शाश्वत प्रणुना नित्य हनुमानी शरीर, आपने इसका जिक्र किया है। तो ये संपूर्ण किताब है, कहीं भी कोई ऐसी किताब नहीं मिलेगी जिसमें सारी चीज़ें हों, और ये सभी के लिए है। और इसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और मेरी शुभकामनाएं, और मेरी उम्मीद है कि इसको अधिक से अधिक लोग पढ़ के इसका लाभ उठाएंगे। अभी अभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जितनी भी साइंसेज और जो भी ह्यूमैनिटीज है, जो भी सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने और लिखने के लिए 2 तरह की नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है। पहली इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, आप, और इंस्टीट्यूशनल नॉलेज तब आपके अंदर आती है, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, जब आप उसके अराउंड वर्किंग इंस्टीट्यूशंस की इंस्टीट्यूशनल नॉलेज लेने का प्रयास करते हैं। तो मेडिकल साइंस की हमने इंस्टीट्यूशनल नॉलेज जो है, डॉक्टर भसीन, डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर संदीप कुमार, इनके मतलब के काम को मैंने देख देख करके बहुत सी चीजें सीख ली। ये हमारी इंस्टीट्यूशनल नॉलेज थी, और इससे हमारा इंस्टीट्यूशनल नॉलेज डेवलप होने लगा। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है प्ले शुरू होना उससे पहले, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल है। आपने स्वस्थ रहने के बारे में लिखा है, इलाज के बारे में लिखा है, आपने एक अच्छी मृत्यु और एक सुखद बुढ़ापे की बात की है। तो ये जो अच्छी मृत्यु की बात है, ये मैंने अपने परिवार में देखा है, अपने आस पड़ोस में देखा है। 80 के पार, 75 के पार लोग जब बीमार होते हैं उन्हें वेंटिलेटर पे रखा जाता है, और कई बार महीनों, एक मिनिस्टर थे वो 3 साल सिविल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे रहे। तो ये जो वेंटिलेटर है, इस पे कितना रखा जाना चाहिए, और एक बेहतर मृत्यु कैसे मिले जिससे घर परिवारों का भी नुकसान ना हो। मैंने कई लोगों के घर बिकते देखा है वेंटिलेटर की वजह से। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को हमने खूब अच्छे से उठाया है। अभिषेक शुक्ल जी आ नहीं पाए। देखिए, 70-80 जीविका जो है वो मैं मरीजों से कैसे बात करता हूँ।
देखो 60-70 लाख का शहर है लखनऊ, कितने लोग 100 साल के ऊपर होते हैं। मेरे पास जब एडवांस कैंसर का मरीज है तो हमने कहा बताओ तुम्हारे परिवार में कितने लोग बाबा नाना चाचा 100 के ऊपर गए। तो एट ए गिवन टाइम पूरे लखनऊ में 70 लाख में शायद 2 में नहीं होंगे, 2 लोग होंगे जो 100 के ऊपर गए। अधिकांश लोग 70-80 में आजकल जी रहे हैं। मेरे अपने परिवार में लोग 80 आधों ने क्रॉस किया, आधे 70-80 के दशक में चले गए। तो जीविष्या जो है वो 70-80 से ज्यादा तो है नहीं। तो हमने कहा इससे ज्यादा अगर जीना चाहते हो तो आप स्वस्थ रहिए, लेकिन अगर ऐसा बीमारी है जो इनक्योरेबल है तो इसकी सारी प्रेरणा अपुल गोयल जी बैठे हुए हैं, इनके पिताजी डॉक्टर टीसी गोयल हमारे सीनियर गुरु रहे, उनकी कविता इस सवाल का जवाब देती है और मृत्यु के चैप्टर में भी लिखा है कि जब मुझे ऐसा रोग हो जिसका निदान ना हो सके। और सुप्रीम कोर्ट ने भी पैसिव यूथनेसिया के ऊपर जस्टिस मार्कंडे काटजू ने डू नॉट रिससिटेट कंसेंट के ऊपर अब आपको अधिकार दे दिया भारत के नागरिक को कि वो ऐसी विल कर सकता है जिसको लिविंग विल कहते हैं। तो टीसी गोयल साहब की कविता जितनी मुझे याद है, अपुल उसको करेक्ट कर देंगे कि ऐसे समय में नहीं चाहिए मुझे कृत्रिम श्वसन अर्थात वेंटिलेटर, नहीं चाहिए मुझे कृत्रिम स्पंदन अर्थात एओर्टिक बैलून या हार्ट सपोर्ट, नहीं चाहिए मुझे कृत्रिम भोजन अर्थात 3000 रुपए की थाली जो मेरी सेंट्रल नस में दी जाए, एक बड़ी सी भोजन, एक बड़ी सी बोतल। तो नहीं चाहिए मुझे कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम स्पंदन, कृत्रिम भोजन, मुझे चाहिए मृत्यु की शैया का परमानंद। तो ये मौलिक अधिकार आज भारत के नागरिक को है। आज भारत का नागरिक एक ऐसी कंसेंट, एक ऐसी लिविंग विल कर सकता है और ये किताब उसे बताती है कि आपका कैंसर स्टेज 4 का है, आपको सेप्टिसीमिया हो गया है, जुनून में इलाज न कराएं। जुनूनी इलाज के अंदर कमर्शियली हॉस्पिटल्स, ये थोड़ा सा मैं बहुत कोशिश करता हूं अपने उद्बोधनों में कि कोई क्रिटिसिज्म ना आए, पर मार्केट ड्रिवन हो गए हैं। और मार्केट ड्रिवन हॉस्पिटल में परिवार में अगर एक सदस्य आके कहे कि डॉक्टर साहब जो बेस्ट एफर्ट हो कर दीजिए, पिताजी को हमारे थोड़ा जीवन और दे दीजिए, ये जहां डायलॉग आपने बोला, अस्पताल ने आपको पकड़ा और वेंटिलेटर चालू रखा। और ये डायलॉग, इसको मैं कहता हूं जुनून में मिला है। परिवार में 3 सदस्य होते हैं, 2 भाई कह रहे हैं पिताजी को अब जाने दीजिए, माता जी को जाने दीजिए 80 साल, एक सदस्य कह रहा है थोड़ा और देख ले, शायद निकल आए। और वो जो शायद है वो उसको बेच देता है। जो आप कह रहे हैं ना, मरीज बिक जाता है 30,000 रुपए रोज, 20,000 रुपए रोज, और कहीं आप हाई टैग हॉस्पिटल में है तो 50, 70, 80 हजार, 1 लाख रुपए रोज। और इसी से आपको बचना है। और ये मृत्यु के चैप्टर में, मृत्यु एक सच्चाई है, एक इवेंट है। जैसे जीवन एक सच्चाई, वैसी मृत्यु एक सच्चाई। मेरे ख्याल से अब अजय जी 2 लाइन बोलेंगे और उससे पहले मैं ये कहूंगा कि वो किताबें यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप लोग उसको खरीद सकते हैं, आज ही डॉक्टर साहब का साइन भी ले सकते हैं। श्री सुधीर मिश्रा जी ने जो प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का सर्वोत्तम जवाब डॉक्टर साहब ने दिया, लेकिन एक जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। योग में बताया गया है, योगा चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है चित्त की वृत्तियों का, मेंटल मॉडिफिकेशन का निरोध है। यहाँ भी ये कहना है कि एक एज आते आते अगर आप पूर्वाग्रह को नहीं छोड़ेंगे तो आपकी हालत खराब होनी ही होनी है। इसलिए पूर्वाग्रहों से, रोल एक्सपेक्टेशन से आप बाहर निकलना शुरू कर दीजिए। आपकी परेशानी मेरे ख्याल से हो सकता है कि वेंटिलेटर पे न जाना पड़े, हो सकता है स्पंदन लेने के लिए कार्डियक असिस्टेंस न लेना पड़े। धन्यवाद। इंडिया में हर घर में एक डॉक्टर है। क्यों? सुनकर हैरान रह गए क्या? अरे मैं असली डिग्री वाले डॉक्टर की बात नहीं कर रही, मैं तो बात कर रही हूँ इन आधे अधूरे डॉक्टर्स की। जैसे कोई अम्मा जी जो हर छोटी बड़ी बीमारी का इलाज हल्दी, दूध, अजवाइन, हींग और काढ़ा से कर देती हैं। और फिर आता है हमारा प्यारा
झोला छाप, जो खांसी जुकाम मर्दाना कमजोरी सफेद दाग या हो मुंह से बहती लार, सबका एक ही गोली से इलाज कर देता है। और फिर कहीं आता है बेचारा चुपचाप बैठा हुआ असली डॉक्टर, जो पढ़ा हुआ है साइंस और रिसर्च के भरोसे। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सलाह देना हमारी आदत है। घर में लगे मिस्त्री को हम सिखाते हैं कि भाई दीवार सीधी कैसे करनी है। शादी में आए बावर्ची को अक्सर खाना बनाना भी सिखा देते हैं, टेलर को फिटिंग का ज्ञान दे देते हैं, और यहाँ तक कि बच्चों को खेलना कैसे है ये भी हम ही सिखाते हैं। ना ना बेटा, ऐसे नहीं करते, ऐसे खेलो। तो फिर आप ही बताइए, इन डॉक्टर्स को हम कैसे छोड़ देते? कभी हफ्ते भर की लिखी दवाई को बस 3 दिन खा के निपटा देते हैं और कहते हैं अरे डॉक्टर तो बस यूं ही ज्यादा लिखता है। कभी राजू की मम्मी के घुटने के दर्द की दवाई शीला चाची की कमर दर्द में काम आती है, और कभी चुगली के दौरान चाय के साथ फ्री प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है। मतलब ये है कि हम हर फील्ड के एक्सपर्ट को उसका ही काम समझा देते हैं, जैसे असली ज्ञान तो सिर्फ हमारे ही पास है। और इसी ज्ञान, विश्वास और थोड़े से कॉन्फिडेंस से पैदा होता है असली हाफ डॉक्टर, जो डिग्री तो नहीं रखता, बस रखता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी। ये कहानी उन्हीं अलग अलग नजरियों की है, जहाँ हंसी भी है, नौटंकी भी है और एक छुपा हुआ संदेश भी है। ये है कहानी हाफ डॉक्टर की, जो लेकर आया है सेहत का नया संदेश। और 2 खस्ते आलू कचौड़ी छोले के
दिमाग मिल जाए बस दिन भर साथी बनी रहे हैं। बैठो। अरे राजू तुम मुंह बना के बैठो भाई। कुछ नहीं भैया, बस पेट थोड़ा गड़बड़ है। बताओ यार, मूड खराब कर दिया। अरे अम्मा, अम्मा क्या हुआ? मोहन को रात भर तेज बुखार हुआ, क्या करूं? चिंता मत कर, हल्दी वाला दूध और अदरक का काढ़ा दे, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा सही कह रही है। अरे सोनू के लड़के को भी बरसात में बुखार हो गया था, अम्मा ने ही तो काढ़ा बना के पिलाया था, रात भर में ही ठीक हो गया। पर मैं तो कई दिन से काढ़ा बना के पिला रही हूँ, ये तो अभी भी ठीक नहीं हो रहा। अरे तू सही से काढ़ा बना नहीं पा रही होगी, अरे अम्मा से बनवा। अच्छा, अम्मा तुम्हारे बाप की नौकर है क्या? 10-10 औलादें पैदा कर ली हो, कभी किसी को बुखार, किसी का दस्त, कोई चोट खा के बैठे। अम्मा सबके लिए काढ़ा ही बनाती रहेगी क्या? आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। आइए आइए आइए, झोला छाप डॉक्टर आया आपके गांव। खून की कमी, जोड़ों की नमी, चक्कर, उल्टी, बेहोशी या गर्मी, बच्चों का रात में पलक ढीला करना, औरत के महीने का दर्द बढ़ना, पेट दर्द, घुटना दर्द, सर दर्द या वो पुराना बुखार, सबका इलाज है मेरे पास। मर्दाना कमजोरी मिट जाए, गंजे सर पर बाल उगाए, खून की कमी दूर हो जाए, बचपन में भी जवानी आ जाए। एक मरीज 100 बीमारी दूर, न टेस्ट न रिपोर्ट न डॉक्टर का शोर, तो आइए ले जाए झोला छाप की मशहूर दवाई, क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर झोला फ्रॉम फुल्लुलु। अनुभवी असली के लिए। अम्मा बताओ क्या हुआ बच्चे को? मोहन को ना कई दिन से बुखार है, हल्दी दूध अदरक काढ़ा सब पिला चुकी हूँ, अब तो और भी सुस्त हो गया है, समझ नहीं आ रहा क्या करना। अरे बहन फिक्र मत करो, ये देखो ये पीली गोली सुबह, लाल वाली दोपहर को, और ये नीली वाली रात में, और ये सफेद पाउडर दूध में घोल कर दे देना, इससे नींद भी आएगी और ताकत भी। चलो निकालो 50 रुपए। एक मिनट, ये लाल नीली पीली गोली का नाम क्या है? नाम क्यों बताएं? ये मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के चाचा के नाना के दादा के लड़के के मौसी के फूफा की सीक्रेट दवाई है। अच्छा, नहीं बता दो। सॉल्ट नहीं है इसमें, मीठी मीठी वैसे तुम हो इससे हमारे गांव की पहली लड़की जो शहर जाकर डॉक्टर पढ़ रही है। तो मेरे सारे रात खोल देगी, इससे पहले मामला बिगड़े मैं निकल लेता हूँ। अरे कहाँ जा रहे डॉक्टर साहब? और शीला चाची आप किन झमेले में पड़ गई? जब बुखार इतने दिन से नहीं उतरा तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? बिना जांच के दवा देना अपने ही बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ है, मगर घर के नुस्खे भी कभी कभी चमत्कार कर देते हैं। हाँ, छोटे लक्षण हो तो ठीक है, लेकिन गंभीर बीमारी में समय बर्बाद करना जानलेवा हो सकता है। इसीलिए समय पर सही इलाज ही असली इलाज है। सेहत बहन, अब डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं आप, अब हम आम लोग क्या जाने कि कब डॉक्टर के पास जाना है, मतलब घर का इलाज लगेगा। तुम्हें बनना पूरी डॉक्टर, फिर यही रहना। अरे भैया, मेरे डॉक्टर बनने में थोड़ा समय, तब तक आप किताब पढ़िए, मेरी तरफ कोई डॉक्टर ना बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, यहाँ
से यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चलान चलान राके झूम, आड़ी तिरछी चलान चलान राके झूम। आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, बम 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 यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे बम बम बम। इतने से बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। इतने से बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम। आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, बम 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 यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे बम बम बम। चलना यूं ही साथी, बंधी मुट्ठी लाग की और खुली तो प्यारे खाग की। मिल के चलना यूं ही साथी, बंधी मुट्ठी लाग की और खुली तो प्यारे खाग की। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो पड़े दिल मिल के टाल दे। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो पड़े दिल मिल के टाल दे। जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम। जो समझा उसी की मत धूम, जो समझा उसी की मत धूम। बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, बम 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 यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे बम बम बम। बाबू समझो इशारे और पुकारे, बम 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 यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे बम बम बम। दवाई सबको पिलानी, दवाई दूध में दवाई सबको पिलानी, दवाई दूध में दवाई सबको।
ये लो भैया, सबको दूध दे, सबको नींद आ जाएगी। ये सर्विस तो पहली बार देखी। अबे चोर बैठा है। अरे अम्मा, माया किशन पिटलो जल्दी आओ सब। अरे कौन है? क्या हुआ क्या हुआ? अरे ये चोर बैठा है। अरे मैंने बोले मारी, इसने बोली है। अरे मेरे नामों को कुछ मत कहो। वो तो सो रहा था बेचारा, तो कैसे खुलेगा? सो रहा था? ये क्या था? उसे आदत है नींद में चलने की। पूरे गांव को पता है। तुम्हें नहीं पता था, इसीलिए आप इसका फायदा उठाए। इसे तो मुझे ना अभी मैं इसका फायदा उठाएगा नहीं है। नींद में चलने की बीमारी पहले क्यों नहीं बताया? इसका तो मेरे पास परमानेंट इलाज है। ये देखो, लाल गोली सुबह, पीली वाली दोपहर को, ये नीली वाली अच्छे खासे स्वस्थ दिखते हो और देखने में लगते भी अच्छे लगते हो। फिर चोरी करने की क्या जरूरत? पैसे चाहिए, मेहनत करो। मेरा अपना खेत है, दिन भर उसमें काम करता हूँ। तो क्या तुम हमारे खेत के कागज हड़पने आए थे? अरे माजी, बुआ कसम, मुझे भी सुन दिया। रात भर नींद नहीं आती, दिन रात उल्टी सीधी गिनती करता रहता हूँ। टाइम पास के लिए ये काम करना भी शुरू कर दिया। अरे रात में नींद नहीं आती, पहले क्यों नहीं बताया? इसका तो मेरे पास परमानेंट इलाज है। इधर आओ, ये देखो, ये लाल गोली। नहीं सेहत, मुझे भी कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही थी, तो ये डॉक्टर झोला के पास से ले आए दवाई। अब उसे खा के बड़ी अच्छी नींद आती है। पूछो चाहिए इनसे। अरे अब क्या बताए, रात 2-2 बजे तक जग रही थी, ना खुद सो रही ना सोने दे रही। तो आप इस झोला छाप की दवाई ले आए। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी नींद में दिक्कत आती है, या सांस लेने की दिक्कत से भी। ये क्या किया आपने? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैंने कोई दवा नहीं दी इनको। हाँ? कैसे नहीं दी? बिल्कुल दी है। ये देखो, हम अपने साथ लेके घूमते हैं। कुछ नहीं होता, ये पोटली की दुकान से नहीं, कोला वाली टॉफी है। अब रात 2 बजे परेशान कर रही थी, तो उसी का दर्द दुआ कर दे दी, मजे ऐसे सो रही। ये मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। भाई टॉफी से नींद आती, ऐसे कैसे? मैं तो बहुत खाता हूँ। मेरी बात तो सुनो। इसको साइंस की भाषा में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है। इसमें अक्सर मरीज को लगता है कि दवा खाकर उसकी तबीयत सही होगी, और दवा के नाम पर इस तरह की मीठी गोलियां भी उस पर असर कर जाती हैं। अरे वाह, तुम कब से इतना होशियार हो गए? वो क्या है ना, मैं भी सेहत की तरह डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो अभी से तैयारी कर रहा हूँ। और तब से मैंने आप डॉक्टर पढ़े हैं ना, तब से मेरा मन फुल डॉक्टर बनने का होने लगा है। नींद की दिक्कत मजाक नहीं। किसी को सोमनाम्बुलिज्म है, कोई नार्कोलेप्सी से परेशान, कोई ओएसिस या इंसोम्निया से। अगर सही नींद ना आए तो शरीर और दिमाग दोनों
ज्ञान जो मिल रहा और तो और सही डॉक्टर का पता भी है। अच्छा है, ठीक है, आज से चोरी बंद और कहीं जाकर डॉक्टर को दिखाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर। चलो भैया, आपने अपने घर चलो। वास्तव में बहुत ही अतरंगी लोग। अरे किसान, स्वर्ग मिल गया। अम्मा जी ने दावत से बुलाया है। मतलब खीर, पूरी, आलू, आय हाय हाय, पेट और दिल दोनों फुल। हाँ भाई, मैं तो कल से ही डाइट पे था। डबल खाना खा सकूं। अरे आओ बिट्टू, तुम भी आओ सर। तुम ही दोनों का तो इंतजार कर रही थी। प्रणाम अम्मा। खुश रहो बेटा, आओ बैठो। अम्मा, जल्दी से प्लेट लगा दो बस। अम्मा, एक बात तो सच है, आपके खाने जैसा स्वाद तो किसी के खाने में नहीं। मुझे तो अपनी मम्मी से भी ज्यादा आपके हाथ का खाना पसंद है। तेरी मम्मी के हाथ का खाना तो तेरे पापा को भी नहीं पसंद है। अरे अम्मा, अब बिना देर के बस खाना लगा दो। सुबह की भूख लगी है। अम्मा पूरी। अरे अम्मा, आपने खाना क्यों नहीं लिया? क्या बात है अम्मा, लगता है अम्मा ने जिम ज्वाइन कर लिया है। डाइट प्लान फॉलो कर रही है। या फिर कोई सीक्रेट वेट लॉस चैलेंज का। अरे अब तुम दोनों ने पूछ ही लिया है तो बता देती हूँ। मेरा सुबह से जरा पेट बंद मतलब? अरे बेटा, कब्ज हो गई है। सुबह से इतना जोर लगाया कि छाती फट जाएगी। कोई असर नहीं हुआ। ये बात फिर कभी करें? इसमें 3 किलो पपीता खाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे तुम लोग रुको, खाओ। लगता है पेट में हवा भरी है। बिल्कुल एक फूली फूली फूलियों जैसी। खाओ। मेरा खाना हो गया। मेरा भी। अरे ऐसे कैसे? अभी तो खीर बाकी है। क्या हुआ अम्मा? लगता है गेट खुलने वाला है। तुम लोग खीर खा के जाओ। राजू, तू यहाँ कैसे? अम्मा जी के हाथ की खीर खाने आया था। अम्मा जी, वो पकौड़े तल रहे हैं। क्या? देखो मजाक कर रहा है, अंदर कुछ काम से नहीं है। लेकिन तेरे हाथ में इंजेक्शन दिया था, तब ठीक तो है? किशन, बिट्टू, तुम लोग तो जानते ही हो, वही पुराना इसने तो मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। अभी झोला छाप डॉक्टर के पास गया था, उसने इंजेक्शन दिया है, अब जाकर इसे लगवाऊंगा। कैसी दवाई? कब्ज के लिए इंजेक्शन? मैं तो गरम दूध और पपीता देती हूँ। इंजेक्शन? कब्ज का इलाज ऐसे नहीं होता। सबसे पहला काम है लाइफस्टाइल चेंज, जैसे ताजा खाना खाना, पानी पीना और थोड़ा एक्सरसाइज। ये सब बातें बंद करो। मैं तुम सबको पपीता खाती हूँ। मतलब पपीते से हो जाएगा? चाहो तो ट्राई कर लो, और अगर आराम ना पड़े तो डॉक्टर को कहेंगे सही दवाई देना। देखो भाई, सही जानकारी ही असली इलाज है। हाँ, डॉक्टर भी कहते हैं जब इंसान अपने शरीर को समझने लगता है और बीमारी बाहर जाना सीख लेता है, खुद भी एक आधा डॉक्टर बन जाता है। सेहत दीदी, ये वो गलत बात है। आपने मुझे नहीं दी ये किताब। अरे मेरी कॉपी रखो। अब बनूंगा मैं हाफ डॉक्टर। इंजेक्शन में क्या
जोर से बोलो। किशन! किशन!
तो आज भी दिल काम जाता है। भगवान का शुक्र है सब ठीक हो गया। अब तो बस यही दुआ है कि ऐसे तुम्हारे घर के आसपास भी ना आए। बीमारी बताते कहाँ आती है, लेकिन जब आती है तो कुछ उल्टा कर जाती है। घर, मन और जेब सब मिल जाते हैं। ये ले बेटी, ये रखो। बहुत खर्चा हो जाता है। दवा, डॉक्टर, एम्बुलेंस सब बहुत महंगा है। अपनों के काम ना आए तो पैसे ही क्या? अरे नहीं माँ, भगवान का शुक्र है सब कुछ इंश्योरेंस में कवर हो गया। हमने पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया था। कहने लगा कि हर साल की पैसे की बर्बाद है, पर जब वक्त आया तो सबसे बड़ा सहारा वही बना। रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, बस समय पर दवाई देना सब ठीक हो जाएगा। और किशन भैया, आपने भी बिल्कुल सही कहा, हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ पैसे ही नहीं बचाता बल्कि परिवार की हिम्मत बन जाता है। जिंदगी के साथ सुरक्षा बहुत जरूरी है ताकि मुश्किल वक्त पे सिर्फ दुआओं की चिंता रहे, खर्चे की नहीं। देखा माया, किशन कितना समझदार निकला। और तुम चिंता छोड़ दो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अरे नहीं अम्मा, ये तो सिर्फ समझदारी का नतीजा है। उसने कहा था हेल्थ इंश्योरेंस करवाना। अगर वो जोर ना देती तो आज इतनी जिंदगी सांस आने वाला। अम्मा, ये तो मेरा फर्ज था और आप डॉक्टर किताब भी तो हमें यही सिखाती है कि सेहत का मतलब सिर्फ दवा नहीं बल्कि समझदारी भी है। इतना रोगी, जितना हमारा मन करेगा उतना। अगर तुमको कुछ हो जाता तो तुमको कभी माफ नहीं कर पाते। लेकिन देखो मैं तो एकदम ठीक हूँ। मैं तो देखो जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। कौन है साथ में? ठीक है। व्हाट्सएप कर दीजिए लोकेशन। कौन है? कौन है वहाँ? कौन हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने आए थे? रुको, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मैं चोरी करने नहीं आया, तो क्या करने आए थे? कहाँ कर रहे हैं? मैं वो किताब ढूंढने आया था। कौन सी किताब? कहाँ लगा है? वही वाली जो तुम सबको देती फिरती हो। किशन को तुमने दी, पिट्टू को तुमने दी, तो वो छवि और पुनीत को भी तो तुमने ही दी थी। उन्हीं को इंश्योरेंस वाली बात उसी से पता पड़ी। खत्म हो रहा है बस। तो आप सारा मतलब है हाँ वही वाली। पता है मैंने इतनी कोशिश की उसे लेने की, किसी ने दी नहीं। यहाँ तक कि मैं बाजार भी गया
वहाँ पे भी नहीं मिली। वो कैसे मिलेगी? उसका तो आज ही लॉन्च है। नहीं 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 प्लीज अच्छा एक शर्त, तुम ये काम छोड़ दोगे? छोड़ दीजिए। बिना जाने किसी को दवाई नहीं दोगे? नहीं पक्का? बर्बाद अपनी किस्मत में। अच्छा ठीक है, चलो। Good evening, ladies and gentlemen. It's a moment of pride and celebration as we gather here for the grand launch of Half Doctor, a book that blends heart and humanity from the world of medicine. आज इस अवसर पर हम सिर्फ एक किताब का नहीं, बल्कि उस ज्ञान, मेहनत और करुणा की भावना का जश्न मना रहे हैं, जिसे ये हमारे सामने पेश करती है. So before the final launch, I would like you to enjoy a dance performance representing the 5 elements. 5 तत्वों से गढ़ा है ये शरीर और इनमें बसता है आत्मा का प्रकाश. धरती देती है आधार, जल है जीवन का सार. अग्नि जले तो लाए शुद्धि, वायु दे स्वतंत्रता का विचार और अंत में आकाश ही है अनंत विस्तार. So sit back, relax and let the magic of the elements take you on a journey of creation, balance and beauty.
Dr. Sandeep Kumar, the brilliant mind behind the book. Everyone, give it a big round of applause. Thank you, audience, for watching Half Doctor so patiently. I hope you all enjoyed it. आइए अब हम आपका हाफ डॉक्टर के कलाकारों से परिचय कराते हैं। अंशिका पाठक अम्मा जी, हर्षिता बंसल डॉक्टर सेहत, पुनीत मित्तल झोला छाप डॉक्टर, वंशिका शर्मा शीला, प्रियम यादव माया, अभिषेक गुज्जर बिट्टू, सरबजीत राजू, अनुपम रस्तोगी किशन, विनय गुज्जर चोर, अभिनव रामू काका। तो ये वो कलाकार हैं जिन्होंने हाफ डॉक्टर को स्टेज पर जीवान किया। अब हम उनका परिचय कराते हैं जिन्होंने मंच के पीछे से इस नाटक को सफल करने में सहयोग दिया है। मोहम्मद हाफिज, प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन, आद्या घोषाल, सचिन मिश्रा सहायक, कीर्ति प्रकाश जी प्रस्तुति नियंत्रक, ईशान सहायक, सुश्रुत गुप्ता आद्या घोषाल मंच व्यवस्था, जया श्रीवास्तव आदर्श मंच सामग्री, लहरा जी वेशभूषा, आद्या घोषाल संगीत संयोजन, शिवजीत वर्मा संगीत संचालन, शकील अहमद मंच सज्जा, अनूप कुमार सिंह, संजय तिवारी प्रचार प्रसार, मनोज वर्मा ग्रुप सज्जा और अंत में लेखक डॉक्टर छवि मिश्रा, पुनीत मित्तल जिन्होंने इस नाटक की परिकल्पना की और निर्देशन किया। इनके बिना हाफ डॉक्टर को स्टेज पर प्ले के रूप में करना संभव ही नहीं हो सकता था। Now a huge round of applause for Dr. Chavi Mishra who wrote the play and made this play a very successful play. I would like to call upon stage Dr. Anil Rastogi and I would like Chavi Mishra